Sit down, everyone. चलो. Open chapter 10, economics. Chapter 10. Chapter 10 है बेटा. जल्दी खोलो. स्टार्ट करो. खोलिए सबने. कैसे खोलूं? ठीक है बच्चा, ये जैसे आप मेरी बात सुनोगे. आपने आईडी की फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो प्लस 2 में किए थे, ये उसी का समरी है. ठीक है. इसको हम स्टोरी के फॉर्म में ही सुन लेंगे. ठीक है, और खत्म कर लेंगे. क्योंकि एक मतलब ऑब्वियसली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू के आते हैं, वो तो मैं लाइंस रीड कराऊंगी और मार्क कराऊंगी. लेकिन इसको थोड़ा सा बस ऐसी स्टोरी के उससे ही सुन लेंगे बस. ठीक है. तो अब ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो चैप्टर है इसको हम 4 पार्ट में बताएंगे. पार्ट में 4 पार्ट. एक तो है बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है ना, जो कि तुम्हें बता. चैप्टर 1 जो आपका आईडी का होता था, वो क्या होता था? बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना? याद है फर्स्ट चैप्टर आईडी का? इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस को भी इन्होंने तोड़ रखा है. ठीक है. इन्होंने कहा इन्होंने कहा है एक ऐसा पीरियड जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका रूल था. फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हमने डिफीट किया, ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया. ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस 1947. ठीक है. ये 1757 है, यहां से लेके 1947, जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होता है. बट इसको भी इन्होंने थोड़ा सा बाइफिकेट किया हुआ है. ठीक है. देन इन्होंने मतलब इसकी डेट्स भी हम नीचे लर्न करेंगे, लिखी हुई है. ठीक है. देन बच्चा उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता था हमारा, दैट इज 1950 टू 1990. एग्जैक्टली वैसा ही है कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से शेड्यूलिंग हुई. बट इसमें इतना ज्यादा जितना हमारे प्लस 2 में थे उतना नहीं है, थोड़ा सा लिमिटेड है. मेजरली जो हमारा एलपीजी पॉलिसीज होता था ऑनवर्ड्स 91, उसके ऊपर थोड़ा फोकस है इनका. ठीक है, कि व्हाट हैपेंड when these policies were initiated, right? एनईपी जो नेशनल इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, सॉरी. एंड अपना ये एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 1991 की पॉलिसीज भी बोलते हैं. इससे मतलब इसको स्टार्ट आपने शायद पता नहीं प्लस 2 में सुना गया था या नहीं, सुना था कि हमारी जो कंट्री है उसने 1985 में छुप छुप के ये एलपीजी को टेस्ट किया था, जो कि निकाली नहीं थी अभी आप लोगों के सामने. हमारी कंट्री को, लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है. तो वो एक्सपेरिमेंट जो है चला, और उसके बाद जो हमने पॉजिटिव चेंजेस देखे, उसके बाद बच्चे ये पॉलिसी जो है वर्ल्ड वाइड इसको लगाया गया. ठीक है. तो ये बच्चे ये सिर्फ 1991 तक का सीमित नहीं है, ये आज तक जो हमारा चल रहा है, जैसे नीति आयोग के तहत क्या क्या हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो प्लान्स है टिल 1932 वो कवर किया है. ठीक है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें पहले लगता होता था, ये आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि इट विल बी मोर ऑफ अ रिविजन फॉर यू. ठीक है. सॉरी बच्चे, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हमने चैप्टर आईडी का कोई भी मैम स्टार्ट कराती थी तो वो ऐसे बोलती थी कि इंडिया जो है वो पहले क्या होता था? सोने की चिड़िया होता था. इट वॉज अ प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट एंड एग्रीगेटेड इकोनॉमी. राइट, तो यही था. बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इन, आवर कंट्री वॉज प्रॉस्परस. दैट मीन्स हम अमीर थे.
ठीक है, तभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम सेल्फ रिलायंट थे, मतलब हमारा किसी और कंट्री के ऊपर इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंस नहीं था। रादर वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट our handicrafts and metals outside India and we had a very good market for that। ठीक है, एंड देन थर्ड हमारा क्या था, वी वर मोस्टली एग्रीगेरियन। ठीक है, मतलब हमारा वन थर्ड, वन थर्ड नहीं, गलत, ये कुछ और है, ये तो वेल्थ के बारे में। हमारा थ्री फोर्थ कह सकते हो आप, या फिर वन थर्ड, सॉरी टू थर्ड, या फिर हमने ऐसा पढ़ा होगा मेजोरिटी, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस टू में भी मैम कहती थी दोनों लिखा है तो करेक्ट है ना, ऐसा बोला जाता था। भाई वो कितना पता है, अगर कहीं पे 85% भी लिखा है इवन दैट इज फाइन। कहीं भी 66.67 नहीं लिखा होता था तो ये लिखा होता था टू थर्ड। ठीक है, 75% लिखा है तब भी ओके है। हाँ या नहीं, ये सारे स्टैटिस्टिक्स करेक्ट है, तो इसमें हमें परेशान नहीं होना कि कहीं पे प्लस टू की किताब में वो लिखा था किसी पब्लिशर ने, फिर किसी ने कुछ लिखा है, तो इट्स ओके। बस मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, राइट। तो ये तो पुरानी बात हो गई, और हमारे को ऐसे कहा गया कि हम जो है वर्ल्ड में हमारा जो रैंक था वेल्थ के मामले में, मतलब हमारे पास कितनी वेल्थ थी पूरे वर्ल्ड की, दैट अकाउंटेड फॉर वन थर्ड टू ये वन फोर्थ, मतलब 25% से 33.33, 33.33% तक जो है हमारे पास वेल्थ थी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, इतने प्रॉस्परस थे। तो ये लाइन लिखी हुई बच्चे आ जाओ। हमारी लार्जेस्ट एशियन एंड मेडिवल इकोनॉमी थी। ठीक है, इन द इंटायर वर्ल्ड इट वाज प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट एंड कंट्रोल्ड बिटवीन वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। सो अगर वर्ल्ड की वेल्थ 100% थी तो उसमें हमारा शेयर 25 to 33.33% ओके गाइस। तो हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, बस प्रॉब्लम क्या होती थी, पीपल हैड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन केस दे वांटेड एम्प्लॉयमेंट इन दिस थिंग योर इंडस्ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज किस तरीके की होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिशंस थे हमारे पास। हमारे पास कोई बड़ी मशीनों वाली फैक्ट्रियां नहीं होती थी, लोग कारीगरी करते थे हाथ से। ठीक है, जो कि हमारा बहुत फेमस काम था सारा हैंडीक्राफ्ट का। ठीक है, तो आपने कभी सुना है कि जैसे जरी के काम होते हैं, जरी क्या होता है, हाथ की पूरी ऐसे काम करते हैं, और महाराजा महाराजा वो गोल्ड के पहनते होते थे, गोल्ड की पतली सी तार से पूरी कारीगरी होती थी। ठीक है, तो वो हमारे द रॉयल्स मुस्लिम कॉटन आपने सुना होगा प्लस टू में, तो वो सारा काम उसके ऊपर किया जाता था, जो कि यहाँ पे हमारे राजा महाराजा पहनते थे। वाई, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव था, राइट, और उसकी हमारे पास बहुत अच्छी मार्केट थी बाहर, हम उन प्रोडक्ट्स को बाहर क्या करते थे, सेल करते थे। ठीक है, सो बच्चे इन्होंने यही बोला, सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी किस चीज के लिए, जो भी हमारे को ट्रेड या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होती थी, और हमारा उस टाइम पे ट्रेड प्रोफेशन क्या था, आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट काम थे। ठीक है जी, हमारे पास मशीनें या बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी उस टाइम पे यहाँ पे। ठीक है जी, और रूरल एरियाज में क्या होता था, एग्रीकल्चर। क्लियर। देन बच्चे यहाँ पे कह रहे कि हम जो क्राइटेरिया फॉलो करते थे वो था डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन डिवीजन कौन से, सिंपल डिवीजन। ठीक है, सिंपल डिवीजन जो है वो आपने नहीं पढ़ी हुई। आपने फ्यूल के प्रिंसिपल्स में जो डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ी है उसको कॉम्प्लेक्स डिवीजन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि से सपोज आप कोको कोला कंपनी है, ठीक है, या नेस्ले लेते हैं, वो बेटर ऑप्शन है। नेस्ले है बच्चे, नेस्ले मैगी भी बना रहा है, 1000 प्रोडक्ट्स बना रहा है, मैं उसके सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ले रही हूँ, एक मैगी और दूसरा मैं कॉफी ले रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेस्कैफे भी नेस्ले की है ना, समझ गए ना। हाँ, तो बच्चे जो मैगी है वो भी नेस्ले की है। अब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर देते हैं कि ये मैगी प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा कॉफी प्रोड्यूस करेगा। अब मैगी के डिपार्टमेंट में भी हमारे पास परचेज, सेल्स, एचआर, अपना और क्या होते हैं ये, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड्स होते हैं और उनके अंदर काम कर रहे होते हैं लोग, हाँ या नहीं। ऐसे ही कॉफी वाले में भी होगा, राइट। तो ये तो आपने पढ़ी हुई है डिवीजन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स डिवीजन कहते हैं, जिसमें लोग जो है काम वो करते हैं जिसमें वो स्पेशलाइज, मतलब जिनमें वो एक्चुअली इंटरेस्ट होता है, और धीरे धीरे करके हम कहते हैं डिवीजन की वजह से स्पेशलाइजेशन आती है, इकोनॉमीज आती है। यस, ऐसा पढ़ा है ना यशिका। लेकिन ये जो सिंपल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन कहती है कि अगर आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, मैगी है और कॉफी है,
एक पूरा डिपार्टमेंट आप मैगी को दे दो, एक इंसान को, और दूसरा पूरा कॉफी का डिपार्टमेंट किसी इंसान बी को दे दो, और वो मैनेज करेंगे। देखो डिविजन तो थी, बट इतने सारे डिपार्टमेंट्स की स्पेशलाइजेशन नहीं थी। तो अगर आप एक ही इंसान को इतना सारा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेडेक दे दोगे, क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा कि उसकी स्पेशलाइजेशन कंपैरेटिवली लेस होगी? तो उस टाइम हमारे को इतना पता नहीं था, सिंपल डिविजन ऑफ लेबर थी कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, बस। ठीक है जी। तो वो हंस के रहो। सो बच्चे, और दूसरी चीज, ये जो हमारा काम भी डिस्ट्रीब्यूटेड था पुराने जमाने में लेके चलो आप, तो वो कास्ट क्रीड इनके हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से डिवाइडेड था। एग्जाम्पल समझते हैं। जो प्रीस्ट है वो आजकल के भी टाइम में शामिल नहीं होते, ठीक है, उन सबको छोड़ा है वही सेट। फिर जितना भी बिजनेस था वो सारे बनिए करते थे, ठीक है। मतलब ऐसे बोला जाता है ना, मतलब दिमाग में चीजों में क्लियर होता है और सब, राइट। देन हमारे पास जितने भी लड़ने के लिए होते थे, क्षत्रिय कश्यप होते थे, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास अनटचेबल्स आते थे, राइट, ऐसी कास्ट जो है डिवाइडेड, राइट। पर चलिए ना, आजकल के टाइम पे क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ब्राह्मण तो चलो, प्रीस्ट जो है वो तो ब्राह्मण ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन क्या है कि ब्राह्मण बिजनेस भी बोल सकते हैं, या वो लड़ाई मतलब आदमी वगैरह, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे। ठीक है। ऐसे ही अब पंजाबी या जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, ये लोग क्या बिजनेस में नहीं आ सकते, आर्मी में नहीं आ सकते, सब कर सकते, राइट। लेकिन उस टाइम पे जो काम था वो डिवाइडेड कैसे था? कास्ट के बेसिस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जेंडर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एट दैट टाइम आल्सो, ठीक है। women, so they were already a few of them were educated, but education was not the, कह लो कि it was not considered necessary for them। कि बहुत कम औरतें थी जो पढ़ के आई थी बाहर से, या यहाँ पे भी पढ़ती थी। पर लड़कियों के लिए पढ़ाना नहीं समझते थे, कहते थे घर के काम करो, राइट। आपने अगर कभी रामायण देखा है, मैंने सुना सीता माता बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं। कौन कहते थे? राम जी भरत जी, वो सारे में पांडव के सब है, लेकिन वहां पे वो नहीं मिलते थे, वो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जेंडर के बेसिस पे भी बच्चे बहुत ज्यादा उस टाइम पे ऐसी बाइफिकेशंस थे, क्लियर। देन अगेन हमारे पास एग्रीकल्चर वाज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम। हाईली स्किल्ड आर्टिशियंस थे, लेकिन दूसरी साइड पे, कंट्री वाली साइड पे, कंट्री साइड थी एग्रीकल्चर। कंट्री में, कंट्री के अंदर मतलब अर्बन एरियाज में हमारे पास किस तरह के काम लोग करते थे मैंने बता दिया। आर्टिशियंस थे, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारे लोग थे जो हाथ से सारे काम करते थे, और अच्छी क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी एंड फाइन मार्केट हमारे पास थी वर्ल्ड वाइड, क्लियर। देन बच्चे, आपको पता होगा चाणक्य का नाम सबने सुना है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोली है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हमने एक अपना टॉपिक इकोनॉमिक्स का निकाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है ना, और किसने दिया है? तो कौटिल्य चाणक्य ने दिया है, ठीक है। अब जो इन्होंने अर्थशास्त्र दिए, इसमें हम बहुत सारे डिसिप्लिन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे भी डिसिप्लिन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, आ जाओ यहाँ पे ये वाली है पे आ जाओ, ये अंडरलाइन कर लोगे। मल्टी डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें कौटिल्य की हैंड राइटिंग से, जो इसने ये सब कुछ लिखा है ना अर्थशास्त्र में, इससे जो है हम निकाल के स्टडी से हमने इसी को ही आगे जो है इलाबोरेट किया, क्लियर है। उसके बाद बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, वही नाम से बता रहा है, वेल्थ, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज, इकोनॉमिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ अर्थ और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइमरीली वेल्थ, ठीक है, एंड सेकेंडली लैंड, ठीक है। तो जिससे हम सबसिस्ट कर सकते हैं, एक तो पैसा चाहिए, ऊपर से जगह चाहिए रहने के लिए, दो चीजें। एंड द मेजर सबसिस्टेंस, सॉरी, एंड द मेजर फोकस ऑफ द वर्क मीन्स ऑफ फूड फ्रूटिलिटी, सॉरी, फ्रूटफुली मेंटेनिंग द यूज ऑफ लैंड, छोड़ो इसको। और उसके अलावा इसने कहा कि एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को बहुत ज्यादा ध्यान से हमारे को देखना चाहिए। और इसने एक बात और करी, थोड़ी डिफरेंस की, इसने ये बात करी थी, आज हम एक बात कहो, क्या गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करती है? इसने उस टाइम कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, पेजेंट्स के जो भी हैं, उनको तो टैक्स देना ही चाहिए अपने देने पे, बल्कि जो स्टेट है, स्टेट को भी पैसा, ठीक है, और वेलफेयर में, ये इसकी सोच थी। बस इसके अलावा हमारे को इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब आ जाओ, ये जो मैंने आपको कहा कि जो
प्री इंडिपेंडेंस एरा था, इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, डेट्स। तो हमारे पास ब्रिटिश रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्रॉम 1757 टू 1858। ठीक है, दोबारा से 1757 टू 1858। उसके बाद हमारे पास 1858 से 1947 हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब समझेंगे, कहीं किसी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा चलो, किसी को ये पता है कि किसी टाइम पीरियड में ही क्यों ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट 1757 हजारों। हाँ, क्यों उसी टाइम पीरियड में ही क्यों आए थे? वो तो शुरू से ही थी, सोने की चिड़िया आज से थोड़ी थे, शुरू से थी। वो हुआ था ना कि इसको चलो मैं आपको रीजन एग्जैक्ट बताती हूँ, सुनो आप। क्या हुआ था इस टाइम पे 1757 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दे वांटेड रॉ मटेरियल फ्रॉम अ फीडर मार्केट, राइट, कंट्री सब। तो इनको ऐसी कोई कंट्री चाहिए जो कि इनको रॉ मटेरियल्स जो है चीप लेवल पे आराम से प्रोवाइड कर सके, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे इनके पास थी। So they were looking for countries and then they saw इंडिया जो है is an abundant agrarian economy। ठीक है, तो ये फीडर इकोनॉमी बनना बन सकती है, तो है सिक्योरिटी। तो वो आए और उन्होंने सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, याद है किसी को? बड़ी फेमस है, मैम अंडरलाइन भी कराती है कि ये साल याद रखना है। और बैटल ऑफ प्लासी है 1757। तो इसमें बच्चे इन्होंने क्या किया था, जो वेस्ट बंगाल के जो वो थे एम्प्रर, उसका नाम क्या होता है, नवाब। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जो नवाब था उसको हराया और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे उसका जो है एम्पायर ले लिया था। ठीक है, तो ये कोई बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ टुकड़ी आई थी, कह लो कि कुछ ही लोग आए थे। ठीक है, जिसने बैटल ऑफ प्लासी में नवाब जो थे बंगाल के उसको हरा के यहाँ पे हुकूमत की थी, राइट। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। बच्चे क्या हुआ लेटर ऑन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1858 में, इस टाइम पे क्या हुआ बच्चे, आपने वो मूवी देखी है रानी लक्ष्मीबाई कंगना रनौत की, देखी किसने? हाँ, नहीं देखी, तात्या तोप सुने तो है ना। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी ये तो पता है आपको, और ये मर भी गए थे सारे, लेकिन कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा, कंपनी कंपनी बोलते रहते थे उस टाइम पे यार। तो बच्चे उन लोगों ने मिलके इनको हराया, मतलब एक दो थी revolutionaries थे जो हमारी कंट्री को इन लोगों से आजाद करना चाहते थे। अब वो क्यों लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि आपको याद होगा शायद जो आर्म्स वगैरह बना रहे थे, जो सामान बना रहे थे, वो बीफ एंड पोर्क से बना, और बीफ से हिंदुओं का धर्म खराब होता है, हाँ या नहीं? और पोर्क से मुसलमानों का होता है। और हमारी कंट्री में दोनों ही एक बहुत ज्यादा अबांडेंस में लोग होते हैं, हाँ या नहीं? एम्परर सारे मुगल थे, ठीक है, और हम सारे यहाँ पे भारतीय लोग काफी हैं। तो बच्चे इन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे एनिमल्स के साथ, हमारे डाइवर्सिटी के साथ, और उसके अलावा हमारे धर्म के साथ। तो क्या हुआ, ये शुरू कर और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से हरा, खुद भी मर गए। ठीक है, लड़ाई में। फिर उसके बाद बच्चे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी ट्रूप्स में, ऐसा नहीं कि टुकड़ी भेजी, यार ये पूरे ही इकट्ठे आ गए और हर जगह पे सबको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चे सारी जगह पे उनको समझ आ गया कि ब्रिटिश और जो है अपने मन को के बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो एम्परर से इन्होंने सबके साथ क्या करी, फ्रेंडशिप करके एक अलायंस जो है फॉर्म करके शुरू कर दिया। अब उस अलायंस को आप सब जानते हैं जिसमें लगाया था याद है? तो गवर्नमेंट क्या कहती थी कि अगर देखो जी तुम्हारा को चाहिए ये जगह, तो तुम्हारे को ही हुकूमत चाहिए, तुम्हारे को अपनी जगह भी होनी चाहिए, तो तुम्हारे दोस्त बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या वहां पे टैक्स रेवेन्यू, टैक्स जो है रेवेन्यू। ठीक है, उसके लिए तुम पेजेंट से, जो तुम्हारे टिलर्स हैं, उनसे तुम जो मर्जी कराओ। ठीक है, अब वो चक्कर में कि उन्होंने रेवेन्यू लेना है। अब ऊपर एक गवर्नमेंट थी जो कि नीचे वालों को बिल्कुल दबा के खत्म कर सकती थी, तो इन्होंने क्या करा, सिस्टम जो है शुरू कर दिया जहाँ पे उन लोगों को जो
टेम्पल्स थे, जिनके जगह थी, उनको जमींदार नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास डिवाइड हो गई थी, ऊपर सबसे गवर्नमेंट, जमींदार, और जो बेचारे काम कर रहे थे फार्मर्स, वो थे टिलर्स ऑफ द सॉइल या पेजेंट्स। ठीक है, तो पेजेंट्स को बोला जाता था कि आप ह्यूज उसमें अबंडेंस में आप कह लो कि आपको कैश क्रॉप्स। पहले हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हम खाने के लिए बनाते थे, अपनी खुद के लिए। हमें नहीं पता था कि कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह मार्केट में बिक के किसी और फॉर्म में इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास हुई। हमें ये पता था फूड ग्रेन है, खाना खाओ और बस काम करो। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे हमारे को आइडिया दिया कि हाँ भाई, यहाँ पे कैश क्रॉप के लिए मार्केट बहुत ह्यूज है। लेकिन बेटे, ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना तो था नहीं, लोग बेचारे मुश्किल से डेट ट्रैपिंग तो होता था, लगान है भी देना पड़ता था, खाने की मुश्किल से कुछ बचता था खाने के ऊपर, और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी कोई हेल्प नहीं करा था। इसको यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज लैंड लॉर्ड एब्सोल्यूटिज्म, जिसको आप प्लस टू में ऐसे पढ़ते थे शायद। हाँ, कि देयर वाज नो मींस नॉट एनी एवेन्यू फॉर द फार्मर्स टू दिस थिंग, to do anything for the agriculture. Why? Because जो हमारे landlords थे, they were least interested in the betterment of the land for the people. Yes. और जो peasants थे वो तो बेचारे गरीब थे ही स्टार्टिंग से। एक बात है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, कि इस सिचुएशन को सॉरी हम क्या बोलते हैं, एब्सेंटिज्म, लैंडलॉर्ड एब्सेंटिज्म। दैट मींस जो जमींदार थे वो थे तो वो लैंडलॉर्ड, रेंट वो हमसे इकट्ठा करते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है, लेकिन वो लैंड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं। क्लियर? आ जाओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और एक और चीज थी, हमारी कंट्री का थी कॉलोनी थी है ना, इसको हमने वर्ड पढ़ा था, कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म, राइट, जहाँ पे जो डोमिनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूलर का। कंट्री क्या बोलते हैं, रूलर, जो कि तुम्हारे को डोमिनेट करता है और बताता है कि तुम्हें कैसे करना है, और जो कि डोमिनेट हो रही है, ठीक है, जो कि उसके नक्शे कदमों पे चल रही है, ऑप्शन नहीं है, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी प्रोसेस, इसको कलोनियलिज्म कहते हैं। ओके, सो ये लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चे आप इनका डुअल मोटिव क्या था वो हम सबको याद है, कि डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी जो है, they wanted to take what raw materials from our country at very cheap prices। ठीक है, एक्सपोर्ट, ये कहते थे कि इंडिया जो है हमें एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दाम पे, और हम इसी को पागल बना के क्या करेंगे, फिनिश गुड्स जो है यहाँ पे इंपोर्ट करे इंडिया। ठीक है, और उसके लिए एक तो हेवी दाम दे, डुअल प्राइसिंग एक तो ये थी, और दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, जिसके तहत हम हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर फ्रॉम एंड टू इंग्लैंड कोई टैक्स नहीं था, लेकिन दूसरी कंट्रीज के साथ दोनों चीजों पे बहुत ह्यूज टैक्स। ठीक है, तो इंडिया हैड नो अदर ऑप्शन अदर देन टू जस्ट ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, इसमें उसका नाम था क्या, चलो आगे। तो बच्चे ये Indian exports of finished goods were subject to heavy tariffs and imports were charged lower tariffs under the policy of discriminatory tariff followed by British. The export of finished goods was relatively costlier and the imports were cheaper. Clear? उसके बाद बच्चा इंडियन गुड्स की कंपेटिटिवनेस क्यों खत्म हो गई, क्योंकि बाहर से गुड्स मैन्युफैक्चर होके आ रही है। बेटा चाहे तुम पैसा ऑब्वियसली, बट वो कंपैरेटिवली हमारे प्रोडक्ट सकते हैं, क्योंकि वो मशीनरी है। अब मशीन गुड्स है, हैंडमेड गुड्स है, बच्चों उसमें प्रिसिशन का भी डिफरेंस होता है। कोई काम ज्यादा अच्छा है, कोई काम उतना सुंदर नहीं है, लेकिन मशीन का काम तो एक जैसा होगा, जैसा हो यूनिफॉर्म क्वालिटी। ठीक है, तो बच्चे ये सारे डिफरेंसेस की वजह से जो हमारी इंडियन मार्केट है वो ठप हो गई है। हमारे भी गुड्स, हमारी भी कंट्री हमारे गुड्स को प्रेफर नहीं कर रही थी, एंड देयर वाज मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मूविंग इनटू, हम इम्पोर्टेड गुड्स को ज्यादा अच्छा मानते हैं और उसी को ही सारे खरीदते हुए, तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होने लगे, डेड एंड डिके। व्हाई? बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वी कुडंट ट्रेड because of the discriminatory tariff policy, and secondly since the goods that were imported were cheaper comparatively, ठीक है, and they were good quality and they were precise, more precise, अच्छे तरीके से थे। तो इस वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट थी उनके हैंडी क्राफ्ट्स और जो जितने भी हैंडमेड गुड्स थे उनकी मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई थी।
ठीक है, चलो आगे। सो बच्चा अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डैमेज जो है सिर्फ हमारी उसको ही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर को ही नहीं हुआ, इंडस्ट्री को भी हुआ। ठीक है, और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट्स हुए इसके? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ठप हो गई। जो लोग थे वो कहाँ भागने लगे फिर? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी फिर किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट लार्ज स्केल, चाहे वो डिस्गाइज्ड है चाहे वो दूसरी तरीके की है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा बच्चे, लैंड जो है इट वाज डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे हिस्से दे दिए कि तेरा ये, और इतनी इतनी दूर तक वो फैले हुए थे, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। एक तो आउटपुट उतना नहीं आ पाता था और एक्सर्शन ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट, चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम अब्रॉड कैप्चर्ड द इंटायर मार्केट, जिसमें से हमारी पूरी मार्केट खत्म ही हो गई। ठीक है। देन लैंड टेन्योर सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जिसमें लगान बहुत ज्यादा ह्यूज था, उसके वजह से फार्मर्स के लिए या पेजेंट्स के लिए इट वाज वेरी वेरी अनहेल्दी एंड एक्सप्लॉयटेटिव। यस और नो? गलत चीज थी उनके लिए। देन बचा, यही एक्सेसिव रेंट्स जो है वो डिमांड करते रहते थे धीरे धीरे। एंड लास्ट प्रॉब्लम दैट वाज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। दैट मीन्स जो लैंडलॉर्ड था वो क्या था? इट ही वाज एब्सेंट। ठीक है, कैसे एब्सेंट? दो ही वाज जस्ट देयर टू टेक द लगान और द रेंट फ्रॉम हिम, बट ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इन गिविंग इन एनीथिंग, चाहे वो लैंड की फर्टिलिटी के लिए था या उसकी इरिगेशन के लिए था। कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहता, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह अपग्रेडेशन नहीं थी। क्लियर है? देन बच्चा हमारे पास कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद? ये 1850 में। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में? 1850 में क्या हुआ बच्चा? यहाँ पे हमारी कंट्री में भी ना ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए, सुन लेंगे पहले ही, अपने फायदे के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियां सेटअप करनी शुरू करी, इंडस्ट्रीज। और वो कैसी इंडस्ट्रीज थी बच्चे? जिसका इंग्लैंड में फैक्ट्री नहीं सेटअप हो सकती थी, जिसका कोई कंपटीशन नहीं था विद इंग्लैंड। हमारे लिए नहीं कुछ किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम वहां पे अपनी फैक्ट्री अगर सेटअप करते हैं तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, तो इससे बेटर यहाँ पे ही वो फैक्ट्रियां क्या कर लो? सेटअप करो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कंट्री की फीडर इकोनॉमी है। हम यहाँ से गुड्स बनाएंगे और वहां पे आउटसोर्स करें, अगर आज की भाषा में हम बात समझे तो आउटसोर्स कर रहे थे बस। ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे फिर भी हमारे लिए कुछ रिमार्केबल एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में आएंगे। तो वो वैसे ही अब मैं कोशिश करूंगी, मैंने कल चंडीगढ़ में भी साथ के साथ लर्न करवा दिए थे, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम लर्न करें। ठीक है। देख, तो ये अंडरलाइन कर लेंगे, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन जो है इंडिया में 1850 से पहले नहीं थी, लेकिन शुरू कब हुई? 1850 में, जिसको हम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बात करते हैं। ठीक है जी। तो बच्चा यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है कब शुरू हुई? मिड 19th सेंचुरी में हमारी जो है ये इंडस्ट्रियल सेटअप जो है शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉटन की। किसके बारे में? कॉटन। कॉटन की जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा एक्सपैंड कब होने लगी? एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, सेकेंड हाफ या एंड बोल सकते हैं ना, है ना? तो एंड या फिर सेकेंड हाफ, कुछ भी कह रहे हो, ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके। यहाँ पे क्या हुआ? हमने स्पिंडल्स, पता है आपको कॉटन स्पिंडल्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ पतला और लंबा सा होता है जिसके ऊपर कॉटन ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। देखो, कॉटन जो है वो हमारी सीड्स में से निकलती है। कॉटन आपको पता है, पहले हाथ से करके वो निकालते होते थे, अब उन्होंने निकाल कहा कि सिंस इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, इनको कॉटन तो बाहर चाहिए, इनको समझ में ना, कपड़ा नहीं यहाँ बना रहे, कॉटन ले रहे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने मशीन सेटअप कर दी जो कि कॉटन खींच के निकाला। बोल, स्पिंडल्स होते हैं, उसको मैं दिखा दूंगी। तो स्पिंडल्स बनाने शुरू किए इन्होंने। ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कितने? 9 मिलियन, 9 मिलियन स्पिंडल्स जो है प्रोड्यूस। देखो ये अंडरलाइन कर। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हमने कॉटन मिल इंडस्ट्री में कितने स्पिंडल्स बनाए गए? 9 मिलियन स्पिंडल्स बनाए गए, और जो कि बच्चे फिफ्थ पोजिशन थे हम, जो कि इन नंबर स्पिंडल प्रोडक्ट। कितना? फिफ्थ, यू टू ईयर है। कौन सी पोजिशन? फिफ्थ। और कितने हमने स्पिंडल्स प्रोड्यूस किए? 9 मिलियन। इसकी बात हो रही है कॉटन की। क्या है? देन बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जूट की बात आई, ये कॉटन है। ठीक है, कॉटन इजी है, दोबारा से कॉटन को लर्न कर लेते हैं। कॉटन की ग्रोथ कब से शुरू हुई? जब हम स्पिंडल्स बनाए एंड ऑफ 19th सेंचुरी। दूसरा में कितने स्पिंडल्स बनाए और हमारी प्रोडक्शन कितने वैट पे हुई? देन जूट की बात आई।
जूट मिल्स जो है हमने कहाँ पे सेटअप की थी आपको याद होगा, कस्टमर भी इंपॉर्टेंट था, ये कैलकाटा। ठीक है, तो कैलकाटा में बच्चे ये यहाँ पे ज्यादा रिकॉग्नाइज हुई इसकी इंडस्ट्रीज। और इंडिया जूट जो है वो लास्ट है, मतलब उसकी मार्केट थी कहाँ पे, अगेन 19th सेंचुरी में। बाय द डेटा द 19th सेंचुरी इंडियन जूट मिल इंडस्ट्री वाज द लार्जेस्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी। कॉटन के कहाँ नंबर पे थे, 5वें पे, और जूट मिल्स पे कितना, फर्स्ट लार्जेस्ट। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रॉ जूट कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं ना, समझ गए मेरी बात। उसके अलावा भी कह रहे हैं कि कॉटन और जूट की तो हमने बात कर ली, और भी काम कर रहे थे छोटे मोटे, ब्रूइंग समझते हैं, ब्रूरी होती है, शराब बनाते हैं जिसमें, है ना। तो यहाँ पे देखा, ये ऑप्शन ग्रेन्स माइक्रो ब्रूरी है, फिर ब्रू स्टेट है, जो शराब अपनी खुद बनाते हैं यार, तो वो वाला काम चल रहा था यहाँ पे। पेपर मिलिंग, पेपर मिल्स जो होती हैं, ठीक है। फिर राइस मिलिंग, जो राइस की मिल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी थी दो चीजें, मैचेस एंड लेदर मेकिंग, वो यहाँ पे काम हो रहा था चमड़े का, ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी हमारी। ठीक है, सो अगेन क्या क्या नाम है दोबारा से लर्न करेंगे, ब्रूइंग, पेपर मिलिंग एंड राइस मिलिंग, इकट्ठे लर्न कर लो। ठीक है, पेपर मिलिंग, राइस मिलिंग, देन लेदर मेकिंग एंड मैचेस। ठीक है, ये काम और हमारा चल रहा था यहाँ पे। ओके, देन हैवी इंडस्ट्रीज सच एज टिस्को, जो थी हमारी आयरन एंड स्टील, बच्चे टिस्को हमारी 1907 में आई थी, आगे नहीं, ये लर्न क्या था ईयर। तो कह रहे हैं ये जो आयरन इंडस्ट्रीज थी फर्स्ट टाइम कब स्टैब्लिश हुई थी, 1814 में, 1814 में, 1814 में। और बच्चे कौन सा रैंक था हमारे आयरन इंडस्ट्रीज का, 8th इन द 1930, बिकॉज ऑफ टिस्को, क्योंकि टिस्को हमारी 1907 में आ गई थी। क्लियर है। तो बच्चा, ड्यू टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस सम इंडस्ट्रीज इवन रीच ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो बहुत सारी, जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में हमें ग्लोबल रिकग्निशन बहुत ज्यादा दिख रही थी, बट उसके बाद क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ठीक है, सो बचा, उसके बाद जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन इंडिया रैंक्ड इंपॉर्टेंट 12th, कितना, 12th, 12वां इन द इंडस्ट्रियल कंट्री मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन से लेवल पे थे, 5th, 12th पे आ जाओ दोबारा से। कॉटन में क्या लेवल था, 5th। जूट में लार्जेस्ट। उसके बाद हमने ये और बात करी कि क्या क्या चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर हमने हैवी इंडस्ट्रीज की बात करी, जिसमें आयरन इंडस्ट्रीज की बात हुई, 1930s के आसपास क्या रैंक था हमारा, 8th। वेरी गुड। और ओवरऑल हम जो है प्रोड्यूसर के हिसाब से क्या थे, 12th थे वर्ल्ड वाइड। तो रैंक्स तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट इससे हमारी कंट्री को कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्यों, सारा फायदा किसको हो रहा था, ओनली ब्रिटिशर्स को। ठीक है, हमने पढ़ा था ना दैट एक्सपोर्ट सरप्लस तो बहुत ज्यादा था, बट क्या वो हमारी कंट्री की बेनिफिट के लिए यूज हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम फिर भी वी वर स्टिल एक्सप्लॉइटेड, बट किसका बेनिफिट हो रहा था, ब्रिटिशर्स का। किस किस के लिए वो पैसा यूज हो रहा था, हाँ, उनकी वॉर्स के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनके जो ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे रह रहे थे, उनके डेली, हाँ, सैलरीज और उनके मेंटेनेंस के खर्चे। क्लियर। We producer goods industries, however, did not show high levels of expansion. Perhaps most of the important factors led to the affairs कि जिसमें हम हमें यहाँ पे क्या बात हुई, सुनो, ये जो मैंने आपको बात बताई ना, अपने आप से नहीं बोली। यहाँ पे ये बोल रहे कि इंग्लिश प्रोड्यूसर्स, मतलब जो इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स है जो हमारे, ये जो है, ये पॉजिटिवली डिस्करेज करते थे। पॉजिटिवली डिस्करेज, मयूर का मतलब है कि डिस्करेज करते थे बहुत फॉर्मली स्ट्रांगली, कि यहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप ना हो जो कि इंग्लैंड को compete करे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में वो इंडस्ट्रीज ना सेटअप हो जो कि इंग्लैंड को compete करेंगे। तो ये लाइन ये वाली है, देख लेंगे ये वाली। The policy formulation to positively discourage the development of industries which were likely to compete with those of the English producers. Clear? देन बच्चे कुछ इन्होंने अब और स्टैटिस्टिक्स दिए। कह रहे हैं उस टाइम पे हमारा एनडीपी कुछ खास नहीं था, सिर्फ कितना था, 7% था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से वो भी थोड़ा बहुत। ठीक है, नंबर वन, एनडीपी कितना था, 7%, एंड दैट टू वाज ओनली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकंड, बच्चे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है ना, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट सिर्फ कितने से कितने राइज हुई थी, ये शायद सेम स्टैटिस्टिक वहां पे भी था, 0.4 to 1.4%, सिर्फ, मतलब कि 1% का ही डिफरेंस आया, उसके अलावा कोई खास ग्रोथ भी नहीं हुई, जबकि हमारी पॉपुलेशन तो वॉज एवर राइजिंग आफ्टर
1921। वो तो ग्रो हो ही रही थी, बट ये जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी हो रही थी, ओनली 1% से इंक्रीज हुई, जिसका कोई खास फायदा नहीं हुआ हमें। ओके, तो ये भी अंडरलाइन कर लो। कर लिया? देन बच्चे व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 टू 1991। ओके, तो बच्चा यहाँ पे अब फिर दोबारा से वही बातें जो हमने +2 में करी थी, कुछ रट्टे मारने वाली। लिटरेसी रेट वॉज अगेन ओनली जस्ट अबव 18%। तो 18% के आसपास हमारा क्या था, लिटरेसी रेट था। 100 बंदे में से सिर्फ 18 बंदे पढ़े लिखे थे, बाकी सारे अनपढ़ थे। ठीक है। देन याद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था, ओनली 32 ईयर्स। आज के टाइम पे 69 है। ठीक है, तो उस टाइम पे कितना था, ओनली 32 ईयर्स। बच्चे उसके बाद हमारी लाइफ पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, याद करो वहां पे तो हमारे को वो भी लर्न करना पड़ता था, डेथ रेट और बर्थ रेट। यहाँ पे नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें ही हैं, एक तो लिटरेसी कितना है, 18% के आसपास, एंड दूसरा क्या है हमारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज 32। ओके, पॉवर्टी भी बहुत कम थी। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या कोई होगी फिर, लोग इतना मर रहे हैं। ठीक है, मतलब हेल्थ नहीं है अच्छी, एजुकेशन भी नहीं है, 18% है, तो फिर ऑब्वियसली HCF तो वही होता है। हाँ या नहीं? तो वो भी बढ़िया नहीं था, बहुत बकवास था। क्लियर? देन बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, जब हमें एकदम इंडिपेंडेंस हमें मिला। ठीक है, पहले तो हमने ब्रिटिशर्स को जैसे तैसे भगाया, फिर पाकिस्तान के साथ भी हमारा डिवीजन हो गया, हुआ ना, है ना? तो उस टाइम पे बच्चे बहुत सारी जगह हमारी कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में, या फिर ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उधर इस साइड पे चलेगी। हाँ या नहीं? तो बच्चे हमारी बहुत परेशानी वाली इकोनॉमी थी, एक तो हमारी खुद की कोई गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पे, यस और नो, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे ना उस टाइम गवर्नमेंट हमारी। तो बच्चे क्या हुआ, दो इंसान खड़े हुए। ठीक है, दो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट इंसान कौन थे, गांधी जी और नेहरू जी। हाँ या नहीं? तो बच्चे उन दोनों ने अपना अपना एक व्यू पॉइंट रखा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हर घर में चरखा, याद है, हर घर चरखा। उसने कहा घरों में ही कॉटन एंड स्मॉल स्केल काम करते रहे, हाथ से काम करते रहो, हर घर में काम होना चाहिए। ठीक है, नेहरू जी कहते नहीं जी ऐसा नहीं काम चलेगा ऐसे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी कुछ खास है नहीं, इसमें तो हम हमारे ऊपर फिर कोई आ जाएगा रूल करने। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी खुद की छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। याद है जब हमारे को ऐसा पढ़ा गया था दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर रिजर्व फॉर SSIs, याद है, वो इस वजह से हुआ था, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारे को क्या करना पड़ेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद करो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। यस, ऑब्वियसली तो उनका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बात को, तो नेहरू जी की बात मानी गई, जिसको नेहरूवियन अप्रोच बोला जाता है। क्या बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है, अप्रोच या मॉडल जो भी है। सो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से नेहरूवियन मॉडल विच सपोर्टेड social and economic redistribution and industrialization directed by the state came to dominate the post independent Indian economic policy। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करो। बट याद करो, हमें तो पता है, हमें तो पूरा बैकग्राउंड पता ही है कि वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कोई भी मान्यता नहीं दी गई, स्मॉल स्केल के ऊपर अब नीति आयोग में दी गई है। इससे पहले स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को भी, SMEs को भी कोई स्टैंडिंग नहीं थी हमारी कंट्री में। यस और नो? सिर्फ किसको प्रोत्साहित किया जा रहा था, SSIs को एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को। यस और नो? तो पहले जब हम ये वाला चैप्टर याद करते हैं थोड़ा सा, 1950 टू 1990 वाला, इसमें क्या हो रहा था बच्चे, ज्यादातर सेक्टर्स जो है या इंडस्ट्रीज जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी, मतलब किसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी वहां पे, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। प्राइवेट इंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, यस और नो? तो शेड्यूल्स में डिवाइडेड थी A B and C, जिसमें A में हमें बताया था 18, 18 ही थी ना, 17 थी, 18 थी, 18 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट। यस, देन शेड्यूल बी में 12 थी, एंड शेड्यूल सी सिर्फ ये बता रहा था कि कितनी प्राइवेट को अलाउड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, यहाँ पे नहीं है, डोंट वरी, सिर्फ मैं फेमिलियर करा रही थी एक बार टॉपिक से। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने यही बात करी ना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगी सोशल एंड इकोनॉमिक, वो किसके थ्रू होगी, ज्यादातर कौन करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट करेगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें प्रमोट किया गया, और कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओनली SSIs। ठीक है, SSIs है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 में शुरू हुई थी, हाँ या नहीं, जो 5 ईयर प्लान है हमारे।
तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। So centralized economic planning was and sorry direction was the core of India's development strategy, and economic policies were crafted to accomplish rapid economic growth accompanied by equity and distributive justice. तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन जो 1950 में हमारी सेटअप हुई थी, उसका मेन मकसद क्या था कि एक तो जस्टिस रहे, वेलफेयर है, और साथ में बचे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो आपको ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम क्या चाहते थे, इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब वेलफेयर के ऊपर ही ज्यादा हमारा और ध्यान था, ठीक है। श्योर बच्चा। फिर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश टू मेटिकुलसली प्लान द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब मेजर ये जो है प्लानिंग कमीशन ही थी जो कि हमारे को बताती थी कि कैसे हमारे को अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चलना है, जिसमें 5 ईयर प्लान्स बनते थे, याद है। फिर बच्चे उसके बाद आपने यहाँ पे हमारा याद है एफ जेम्स आए थे, जेम्स, हाँ यार, नवरत्ना नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर जी से हमारे पास ग्रोथ, क्या बात कर रहे हो, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, मतलब वो 5 गोल्स जो हमारे थे। हाँ, मैं उनको एफ जेम्स के हिसाब से बोलती हूँ। तो बच्चे हमारे ही वहां पे जो एफ जेम्स आए थे वो क्या थे, मेजर हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तो प्लान मॉडर्नाइजेशन और साथ में किस तरीके से हमने काम स्टार्ट करना है, वो यहाँ पे हमारा मेन मकसद था नेहरूवियन अप्रोच में। क्लियर। फिर याद करो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहली कब आई थी, 1948 में, रुद्र, ठीक है, और दूसरी हमारी कब आई थी, 1956 में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1948 envisaged an expanded role of public sector, yes यही तो था ना, और लाइसेंस बहुत ज्यादा, परमिट्स, लाइसेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस थे किसके ऊपर, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के ऊपर, यस। सो पब्लिक इंटरप्राइजेस को बोला तुम जितना मर्जी बनाओ, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है हर जगह पे, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को एक तो लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता था, परमिट्स लेने पड़ते थे, और उसके अलावा बच्चे अगर उनको एक्सपैंड करना था तब भी प्रॉब्लम थी, डाइवर्सिफाई करना था तब भी प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा रोक टोक थी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर है। देन बच्चे इट ग्रांटेड स्टेट मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट को मोनोपोली दी गई, किसकी, फॉर स्ट्रैटेजिक एरियाज सच एज एटॉमिक एनर्जी। याद करो पहले बहुत सारे थे, फिर सिर्फ इन 5 में सीमित रह गए थे ये, हाँ या नहीं, आर्म्स एमिनेशंस, एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी सॉरी, एंड रेलवेज। फिर ऑल्सो द राइट्स टू न्यू इन्वेस्टमेंट इन द बेसिक इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली गिवन ओनली टू द स्टेट, ठीक है। तो कह रहे 1950 में 2 इकोनॉमिक फिलोसफी थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक तो प्राइम मिनिस्टर की नेहरूवियन इकोनॉमी थी, ठीक है, जो कि क्या कहता था, हेवी इंडस्ट्रीज मतलब एसएसआईज को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और दूसरी थी गांधीयन फिलोसफी जो कि क्या कहती थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज रिपब्लिक्स, मतलब घर घर में चरखे जो है चलाओ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किसका फोकस था, नेहरू जी का, और इनका था घर घर में चरखा, जिसको हमने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी बच्चे, नेहरूवियन अप्रोच, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल, ये अंडरलाइन कर लिया तुमने, चलो आगे, रुद्र, सबने कर लिया ना, देख लो अंडरलाइन कर रहे हो ना, ये चीजें जो मैंने लिखी हुई है, जो हाईलाइट हुई हुई है, ये अंडरलाइन करनी है अपने आप से। मैंने तो एक बार ऐसे करूंगी, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी घर पे, अगर आपने करनी हो तो कर लेना। देन बच्चे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फिर बाद में अमेंड कब हुई, 1956 में आई। Though provided a comprehensive framework for the industrial development, was also lopsided as its guiding principle supported enormous expansion of the scope of public sector. Lopsided क्या होती है, one sided, ठीक है, lopsided not slope. Lopsided means एक तरफ झुकाव, ठीक है। सो एक तरफ झुकाव किसकी साइड था इनका, पब्लिक सेक्टर की तरफ ही था सिर्फ, ओके। Then, a natural outcome of the undue priority for public sector was the dampening of private initiative and enterprises. For obvious reasons, private investments were discouraged, and this had long-lasting negative consequence on the industrial growth. बिल्कुल यही तो हुआ। इनको ये डर लगता था कि अब दोबारा से बड़े बड़े लोग जो हैं गवर्नमेंट के ऊपर रूल ना करने लग जाए, तो उन्होंने कभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया, और सारा कंट्रोल किसके पास रखने की कोशिश की, अपने पास। तो लेकिन क्या वो अच्छी थी कि वो बुरी ही थी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बोलो। बुरी थी ना, आज भी तभी हमारा फेस्ड मैनर किस तरीके से, वैसे कैसे ग्रोथ होनी चाहिए हमेशा, प्राइमरी
मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी मतलब, एंड देन टर्शरी सेक्टर। बट हमारा क्या हुआ, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है। व्हाई? बिकॉज अगर उस टाइम पे अलाउ किया होता बड़ी बड़ी कंपनियों को सेटअप करने के लिए, तो फिर आज जो है हमारा जीडीपी और ज्यादा बढ़िया होता। क्लियर है? Then India followed an open foreign investment policy and a relative open trade policy until late 1950s। तो बच्चे, इंडिया ने पहले तो क्या करा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बाद 1950 में क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया था। हाँ या नहीं? बिल्कुल खत्म कर दिया। वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस। मॉडर्नाइजेशन हमने ऊपर बात कर लिया, अभी सेल्फ रिलायंस। उन्होंने कहा ना कुछ बाहर भेजो ना कुछ लो। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी हमारी। क्या थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। मतलब कि ना एक्सपोर्ट करो ना इंपोर्ट करो। वो भी पंगा था ना यार। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, एक्सपोर्ट तो करने देना तुम्हें, है ना? पर वो करा नहीं। लेकिन पहले के जो डेट्स खड़े थे हमारे, उसके लिए तो पंगा पड़ गया ना फिर। पैसे तो दे रहे थे हम बार बार, बाहर से हमारे पास कुछ फॉरेक्स आ नहीं रहा था क्योंकि एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे। जो ऑलरेडी खड़े हुए डेट्स थे उनको तो रीपे करना था ना इस टाइम तक, जो 1950 के खड़े थे। यस और नो? तो तब हमने 1991 की पॉलिसीज बाद में लगाई थी। ठीक है। सो मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस राइज्ड या इमर्ज इन 1950। ठीक है। इसी की वजह से तो 1991 आया था। सो कॉजिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीशन। हमारे पास जितना भी फॉरेक्स था वो क्या हुआ, खत्म होता रहा, खत्म होता रहा। ओके। Consequently, there emerged a gradual tightening of the trade and reduction of investment licensing for new investments requiring import of capital goods। तो उससे पहले कैपिटल गुड्स तो ऑब्वियसली हमारे को इंपोर्ट करने थे, हमारे पास पैसा तो था नहीं, था ही नहीं। तो इन्होंने और रिस्ट्रिक्शंस खींच दी। इन्होंने कहा कि अब जो हम पहले इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे जो था उसके ऊपर बैन था ना बहुत ज्यादा, और एफडीआईज भी हमने अलाउ नहीं करी हुई थी इस टाइम पीरियड में। तो इन्होंने कहा कि कैपिटल गुड्स में मयूर इम्पोर्ट नहीं होंगे क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था ना हमारे को। तो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे जब आए तो हमने कहा कि यार और पैसा अब हमारे पास नहीं है कि हम दे सके। ठीक है। The comprehensive import controls were maintained till 1966. In the first 3 decades after the independence, 1950 to 80, India's average annual rate, important, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड था 1950 टू 1980, इसमें हमारी कंट्री क्या थी, इनवर्ड लुकिंग थी। हाँ या नहीं? हमारे कोई ट्रेड रिलेशंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं थे। हाँ या नहीं? नहीं थे। तो बच्चे, हमारी जो जीडीपी थी वो सिर्फ हमारी अंदर ही कंट्री की थी ना, क्योंकि बाहर से तो हमारे को कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से उसको हम क्या कहते थे, हिंदू ग्रोथ रेट। क्या कहते थे? हिंदू ग्रोथ रेट। जो कि कितना था, सिर्फ 3.5% था। कितना? 3.5%। यस। Which was obviously bad, na? While agriculture was not neglected, the thrust of the first decade and a half was capital goods, capital intensive products such as dams, power plants and heavy industrialization rather than consumer goods। ठीक है। तो कह रहे पहले स्टार्टिंग में जब एकदम से हमने काम, ये जो हम इंडिपेंडेंस हमारे पास आई, तो हमारा ध्यान इसमें नहीं था कि और कैसे हम बेटर करें, बट हमारा ध्यान सिर्फ क्या था, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए या इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया जाए। याद रखो, उस टाइम पे जब आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा, हमेशा ज्यादातर किस बारे में बात करी, हमने कहा एग्रीकल्चर खराब ही हो जाता था, खराब ही हो जाता, उसकी कंट्रीब्यूशन भी अच्छी नहीं थी। हाँ या नहीं? और हमने कहा इंडस्ट्रीज में हमने ये अमेंडमेंट्स लाई, ये चेंजेस लाए। सर्विस सेक्टर के बारे में कुछ खास बात नहीं थी वहां पे। हाँ ही नहीं? सेकंड चैप्टर में नहीं थी ना? वही बात कर रहे हैं। कह रहे एग्रीकल्चर को ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लीटली बिल्कुल ही खत्म कर रखा था, बट फिर भी मतलब हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। अब नीति आयोग में ऐसा कहा गया है, जो चीज अच्छी है भाई उसको भी तुम खराब कर रहे हो, उसको भी तो अच्छा लाओ। ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना इस टाइम पे, फिर बाद में। तो बच्चे, यहाँ पे इन्होंने कहा कि फिर भी हमारा ज्यादातर ध्यान किस में था, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में ही था। ठीक है, कि वो डैम्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स को नया नया देख के हटे थे ना कि इन्होंने रोड ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें कैसे करके पैसा कमाया है। तो इनको ऐसा लगा कि हमारी कंट्री में इन सब चीजों की जरूरत है, लेट्स डू इट। तो ये उनका ध्यान सिर्फ उस टाइम पे इसी पे ही था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है। First few 5 year plans, I mean. The first major shift in the economic strategy was in the mid 1960s. Agriculture was not given, मैंने वही कहा ना, was not given adequate priority during the second plan and the outlay were reduced.
ठीक है, आउटले मतलब आउटपुट जो है वो कम हो गया था, इन्वेस्टमेंट्स भी कम थे, आउटले इज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कम थी तो उस वजह से आउटपुट भी क्या आना था, कि हमारे पास एग्रीकल्चर से ऑलरेडी हमारे बैरन लैंड्स हो गए थे, फर्टिलिटी एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि बार बार कैश क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खींचते थे ना, हम क्रॉप रोटेशन करते थे, सेम ही जगह पे सेम ही बार बार क्रॉप बनाए जाते थे, कैश क्रॉप बार 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 बार, तो उस वजह से लैंड जो है खराब हो रहा था हमारा। यस, और इन्वेस्टमेंट्स कोई हो नहीं रही थी, अच्छा तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम थी जिस वजह से आउटपुट भी कम था। तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड प्लान्स में हमने एग्रीकल्चर को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है ना। फर्स्ट टू कौन से होंगे, ऑब्वियसली 1951 में फर्स्ट प्लान आया टिल 1956, देन उसके 1956 से आगे कितना हुआ, 60 तक, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। देन द स्ट्रैटेजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टिल देन वाज रिलायंस ऑन इंस्टीट्यूशनल मॉडल, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे थे, याद है। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, कि जो फ्रैगमेंटेड लैंड्स थे उनको इकट्ठे लेके आओ। ठीक है, जिनके लैंड सीलिंग लगाओ, जिसके ज्यादा लैंड है वो गवर्नमेंट ले लेती थी और उनके पास दे देती थी जिनके पास लैंड्स कम थे, ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स कर रहे थे। यस, तो इनको लैंड रिफॉर्म्स कह रहे थे हम, और लगान वगैरह हटा दिया गया था बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे लैंड रिफॉर्म्स पे हमारा ज्यादा ध्यान था। ठीक है, एंड नॉट मच इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू टेक्नोक्रेटिक एरिया सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इरिगेशन एक्सेट्रा, तब भी हमने इतना ध्यान डेवलपमेंट पे नहीं दिया कि एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे किया जाए। ये बोला कि पहले तो बांट लो, ठीक है, और जो बहुत दूर दूर फ्रैगमेंटेड है उसको इकट्ठे कर दो। क्लियर है। तो ये चीजों पे हमारा ध्यान था उस टाइम पे, ये नहीं था कि हमें कैसे मॉडर्नाइज करना है अपना एग्रीकल्चर ड्यूरिंग लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन लेटर ऑन व्हाट केम इन, टेक्निकल रिफॉर्म्स आए थे जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। यस, सब बचे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं। द ओनली मॉडर्न सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर वाज मेगर, मतलब बहुत उतना भी नहीं था। हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, जो टेक्निकल रिफॉर्म्स भी हम बोल रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से बूस्ट आया था, और वो भी इतना बहुत, उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही है सब्सिडीज दी जा रही थी HYV के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या कुछ किया उसके बाद हमने छोड़ दिया बस वहीं पे HYV करके, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन लाई, और उसके बाद और कुछ बेटर करने की कोशिश मयूर नहीं की, सोएंगे नहीं। ठीक है, अभी तो सोचो, मतलब ऐसे भगा के पढ़ा रही हूं मैं, अगर स्लो स्लो पढ़ाऊंगी तो क्या होएगा, सोना नहीं है बेटा। ठीक है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। अप्रोक्सीमेटली यस, 10 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दी हुई इसकी वेटेज, बट आप लगाओ 6-7 नंबर का, 6 तक का तो आ जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो बच्चे। फिर एक और प्रॉब्लम क्या थी, ड्रेनेज इरिगेशन प्रॉब्लम थी। मॉनसून वाले टाइम पे फ्लड ही फ्लड हो जाता था, सूखे वाले टाइम पे पानी नहीं आता था। हाँ या नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स थी। सो देयर वर टू सिवियर एंड कंसेक्यूटिव ड्रॉट स्ट्रक इन इंडिया इन 1966 एंड 1967, 2 साल कंसेक्यूटिव, मतलब बैक टू बैक ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या होते हैं, सूखा पड़ गया था, बिल्कुल ही बंजर हो गई थी जमीन, जिसमें हमारे को बिल्कुल ही पानी नहीं था। अगर पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो क्या कभी भी फसल उगती है क्या, नहीं उगती। एग्रीकल्चर सेक्टर रिकॉर्डेड सब्सटैंशियल नेगेटिव ग्रोथ, उसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ होने लगी। याद है, थोड़ा सा पढ़ा था हमने कि नेगेटिव हो गई थी ग्रोथ का इस टाइम पीरियड में हमारे एग्रीकल्चर से, क्योंकि प्रोडक्शन भी नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली ग्रोथ से तो वो क्या ही होगी, राइट। इंडिया हैड ओपनड ऑन, फिर याद है हमने US से फूड ग्रेन्स हमारे को इंपोर्ट कराने पड़ गए थे इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से और डेफिसिट बढ़ गया था। देखो, अपनी कंट्री तो कुछ खाने के लिए बना नहीं पा रही थी, अब खाना तो खाना है ना, नहीं तो मर जाएंगे। तो क्या करना पड़ा हमें, US के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर हमारे को रिलाय करना पड़ा फॉर फूड ग्रेन्स की इम्पोर्ट। ठीक है, अब फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट कराओगे तो फॉरेक्स तो हो जाएगा दोबारा से। पहले ही हमारे को प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर, याद है 1958 में, जिसमें हमने रोका, सिर्फ ये कहा ना कि कैपिटल इंटेंसिव को भी और कम करो बाहर से। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही फंस गए हम। ठीक है, सो यहाँ पे बचे फूड एड अंडर PL 480 कुछ था ये। A quantum jump in the food grain production was a need for the hour. Increasing productivity in the agriculture was the highest priority. किक स्टार्ट और स्ट्रैटेजिक चेंज हमारे को चाहिए था। अ न्यू वेव ऑफ चेंज रिलाइड लेस, जो भी है ये, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी हमारी उसके बाद, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी कुछ स्टेट्स में राइस की ज्यादा अच्छी हुई, कुछ में व्हीट की ज्यादा अच्छी हुई, कुछ में हमारे पास और फूड ग्रेन्स की भी हुई थी, राइट। लेकिन ज्यादातर जो है पंजाब एंड हरियाणा में हमारे यहाँ पे व्हीट एंड राइस की हुई थी, राइट।
फिर बच्चा आगे क्या हुआ, इंडिया ड्रास्टिकली चेंज इट्स एग्रीकल्चर पॉलिसी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्ट्रिंजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑन बोथ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इन सॉरी लॉन्च ऑफ वेव ऑफ नेशनलाइजेशन। व्हाट इज नेशनलाइजेशन? कि जितना प्राइवेट का है उसको भी गवर्नमेंट ही खरीद रही है। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक और इंक्रीज कर रही है, जो तुम्हारा है वो भी खरीद रही है, तुमसे जब्त कर रही है, ले रही है, कुछ भी कह लो। ठीक है। और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स लगे ऑन प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, परमिट्स और ज्यादा चाहिए थे। फिर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किए कितने उस टाइम पे, 14 बैंक्स। कितने? 14 बैंक्स इन 1969। यू विल हैव टू लर्न इट। ठीक है। नेशनलाइज कितने बैंक्स में बेटा? 14 बैंक्स इन 1969। एंड देन फॉलोड इट अप विद नेशनलाइजेशन बाय ऑफ अनदर 6 बैंक्स इन 1980। पहले 14 बैंक्स के कितने? 1969 में, एंड देन 6 और बैंक्स के इन 1980s। क्लियर? Then economic performance during the period 1965 to 81 is the worst in independent India's theory history। ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड वर्स्ट था? 1965 to 1981। The decline in growth during this period attributed mainly to the decline in productivity, the license rush, the autocratic policies that dominated, external shocks। ये वो कह रहे हैं, ये ड्रॉट्स भी हुआ, सारी ये जो प्रॉब्लम्स है इकट्ठे ही हमारी इस टाइम पे आ गई थी 1965 टू 1981 में। ठीक है। फिर बच्चा हमारी एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, एमआरटीपी एक्ट। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना? मोनोपलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट जो है, इसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स लगा दिए, जो कि क्या कहती थी, मोनोपलीज नहीं आप मेंटेन कर सकते। मोनोपली पावर सिर्फ किसकी है? स्टेट की है, दैट इज द गवर्नमेंट। उसके अलावा आप लोग जो है मोनोपलीज नहीं क्रिएट कर सकते बच्चे। अब जो है उसकी जगह मैंने बताया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आ गई है। थोड़ा उठ जाएंगे, पहले ये चीजें पढ़ चुके हैं हम। तो अब तो कंपटीशन एक्ट आई है, जो कि कहते हैं कि हमारे को कंपटीशन अच्छा चाहिए, लेट्स कीप ए हेल्दी एंड अ फेयर कंपटीशन। इसका मेन मकसद क्या था? रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर था। ये कहता है तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, ताकि तुम्हारी मोनोपलीज ना बन जाए। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है तो अच्छा ही नहीं है, नाम से पता लगा मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ठीक है। तो गवर्नमेंट आगे डरी हुई थी, इसने क्या करा, ये एक्ट 1969 में करी विद द एम ऑफ रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म्स विच आर रिलेटिवली लार्ज मार्केट पावर। ठीक है। तो जिनके पास, अब देखो, ग्रो करने देते तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बढ़िया होता, बट ये डर के कि ये और ज्यादा बेटर होके हमारे को ही दोबारा से रूल ना करने लग जाए, इन्होंने एमआरटीपी एक्ट के हिसाब से उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगे होंगे? ऑब्वियसली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के ऊपर। 10 पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टिंग पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो है वो और होगी, मतलब खत्म, छोड़ दो आगे। फिर बच्चा 1969 में द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मेनी स्मॉल, ये एसएसआईज के भी मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन बहुत ज्यादा थी, और ये बोला गया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करो। ठीक है। फिर हाउएवर दिस पॉलिसी एक्सक्लूडेड ऑल द बिग फर्म्स एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। हाँ, इनकरेज करो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, बट इन्होंने क्या कहा, दिस पॉलिसी एक्सक्लूडेड ऑल द बिग फर्म्स फ्रॉम, अच्छा, लार्ज फर्म्स को ये बोला गया कि तुम कैपिटल ही यूज करो, आप लेबर नहीं यूज कर सकते। तो ऑब्वियसली दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना, बिना इंसान के मशीनें कैसे काम करेंगी। ठीक है। देन बच्चा अगेन उसके बाद बोला गया कि हमारा जो however this policy excluded, ये हमने पढ़ लिया। stringent labor laws were also in place which discouraged starting of labor intensive technologies industries in the organized sector। so organized sector क्या होता है? जिसमें कितने वर्कर्स से ज्यादा होते हैं? 10 से ज्यादा जो इतने वर्कर्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाएगी कि आपको ये फंड रखना है, ये करना है, इस तरीके से, मतलब जो हम कहते हैं ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड मेजर्स यहाँ पे ज्यादा थे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स और थी। ठीक है। फिर यस, ये समझ आया इसमें क्या क्या करना है? दोबारा से ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता देती हूँ, परेशान नहीं होना ज्यादा। एक तो लिटरेसी रेट 18%, एक्सपेक्टेंसी 32। कौन सी अप्रोच हमने मॉडल यूज किया? नेहरूवियन, जिसने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है। और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी हमारे को, इकोनॉमिक ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है। फिर प्लानिंग कमीशन हमारी हुई, जिसको 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, 1951 में। यहाँ पे चाहे आप वैसे लिखा नहीं है, चलो लिखना चाहते हो तो लिख लो, 1950 में, सॉरी। और 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का ईयर 1948 वही वाला, और फिर 1956 का आया
ठीक है। फिर दो अप्रोचेस थी, वही नेहरूवियन अप्रोच और गांधीयन। तो गांधी जो कहते थे घर घर पे चरखा होना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करो। नेहरू जी कहते नहीं, इससे हमारी जनता का पूरा कुछ नहीं होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ही हमारे को जाना पड़ेगा। फिर बच्चे 1956 में जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ये लोप साइडेड थी, मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, प्राइवेट सेक्टर को कुछ खास तवज्जो नहीं दिया गया था। फिर ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो तो करी थी हमने, उस कब तक, टिल लेट 1950s, उसके बाद बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि ट्रेड क्राइसिस हो गए थे। फिर कैपिटल इंडस्ट्रीज के कैपिटल के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान था, और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल टेक्निक्स भी बंद कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कंट्रोल्स थे हमारे बहुत ज्यादा उस टाइम पे। देन बच्चे हिंदू ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया था, लर्न करना पड़ेगा कौन सा टाइम पीरियड है, 1950 टू 80 कितना था, 3.5%। ओके। फिर मेजर शिफ्ट जो है वो यहाँ पे था मिड 60s में, एग्रीकल्चर को ध्यान दिया नहीं गया, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इसी टाइम पीरियड में आए। तो गवर्नमेंट ने पहले तो क्या हुआ, HIV सीड्स आए नहीं थे, तो उस टाइम पे हमारा सूखा बढ़ गया था, क्योंकि ड्रॉट्स आए थे कंसेक्यूटिव 2 सालों में, 1966 में और 1967 में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, US से इंपोर्ट करने पड़े गुड्स, और फिर हम और ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में फंस गए। ठीक है जी। फिर हमारे को ऐसा लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा किक स्टार्ट मिला। ठीक है। देन बच्चे गवर्नमेंट ने और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशंस पे लगा दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और यहाँ पे नेशनलाइजेशन की बात करो, 14 बैंक्स कब नेशनलाइजेशन, 1969 में, एंड 1960 सॉरी 1980, यस। तो 1965 टू 1981 जो है हमारा वर्स्ट टाइम पीरियड था फॉर आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, यस। फिर बच्चा MRTP एक्ट 1969 में आई थी, जो कि मर्जर्स एक्विजिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। ठीक है। देन वो ये SSIs को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और बोला लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करो, और लार्ज को मना किया गया था, आप लेबर इंटेंसिव नहीं कर सकते। ठीक है, खत्म। अब द एरा ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स क्या होते हैं हमारे, जो आए थे 1991 वाले। ठीक है जी। सो बच्चा ये देखो, टिल 1980 हिंदू ग्रोथ रेट मैंने आपको बता दिया ना, 3.5, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर 1980s टू 1989 के बाद शुरू क्या हुए हमारे रिफॉर्म्स, मैंने आपको बताया छुप छुपा के किए गए थे, जिसको हम अर्ली लिबरलाइजेशन के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली लिबरलाइजेशन। ये कब शुरू हुए थे, इस टाइम पीरियड में 81 टू 89। ठीक है, ओके। इसको क्या कहते हैं, अर्ली लिबरलाइजेशन। मेजर एफर्ट्स 1985 के बाद ही पुट इन हुए थे, यार इस टाइम सोचना शुरू किया था। तो इनवर्ड ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को हमने छोड़ दिया, और क्या कहा, रिफॉर्म्स बाय स्लेथ टू डिनोट इट एंड एड हॉक एंड नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड इट्स नेचर, मतलब छुप छुपा के करी, ये बात बोल। ठीक है जी। देन बच्चे इससे हम एक अब अंडरलाइन करोगे, ये जो छुप छुपा के हमने ग्रोथ करी ना, ठीक है, इससे GDP हमारा थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, कैसे, 5.7 सिक्स्थ प्लान में, क्योंकि ग्रोथ देखिए ना, पहले कितनी थी, सिर्फ 3.5, सिक्स्थ में हमने देखा 7.5 हुई। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल चली है ना, देख रहे हो आप, ये जो छुप छुपा के करी हमने लिबरलाइजेशन, यस और नो, देखो 80s टू 89 में। ठीक है, तो दो प्लान्स तो इसमें ऑब्वियसली कवर हुए होंगे। तो सिक्स्थ में इन्होंने देखा कि 5.7, और सेवेंथ में 5.8%, तो उनको लगा कि हाँ यार ये तो फायदेमंद है। ठीक है। सो अर्ली रिफॉर्म्स जो है वो 3 सेक्टर में ही देखे गए हमारे, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड टैक्सेशन। इसमें क्या होता है सुन लो। इंडस्ट्री में हमारे को वही है कि हमने ये बोला गया कि अगर आप कैपिटल कर रहे हो जो कि डिफरेंट है, मॉडर्न है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेड हमने कहा कि चलो जी हम भी अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर से इंपोर्ट जो है अलाउ कर दी। टैक्सेशन कैसे समझेंगे, पहले कितना बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, 355% तक का टैक्स आएगा, एक बार सिर्फ वैसे बता देती हूँ, 355% तक का टैक्स लगता था ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पहले। पर बच्चे मुझे एक बात बताओ, जो 100 रुपए की चीज है, उसके बाद 355 का टैक्स पे करके 455 का सामान क्या खरीदोगे, ऑब्वियसली। तो इस वजह से क्या किया गया, टैक्सेस को भी कम किया गया, कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया, कोटास एंड रिस्ट्रिक्शंस भी कम किए गए। हम्म। ठीक है। तो कह रहे हैं पहले जो है हमने सिर्फ इन 3 जगहों पे ही काम जो है शुरू किया, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब FDIs भी अलाउ की। ठीक है ना, तो आ जाओ। अब यहाँ पे द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस वर, नंबर 1,
1985 में डी लाइसेंस किया हमने कितनी, 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस वाज लेटर एक्सटेंडेड टू मेनी अदर्स। ठीक है, कितनी डी लाइसेंस करी। डी लाइसेंस का मतलब कि इन 25 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप खुलेआम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, ब्रॉड बैंडिंग जो है उसकी फैसिलिटीज अलाउ की। बच्चे यहाँ पे क्या था, the facility of broad banding was accorded for many industry groups to allow flexibility and rapid changes in the product mix। पहले याद करो, हमारे को अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी थी, एक्सपेंशन करनी चाहिए थी, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए था, उसको भी हटा दिया। ठीक है, कह रहे हैं अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, आप कुछ डाइवर्सिफाई करके कुछ न्यू फ्रेश मिक्स लेके आना चाहते हो, अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तब भी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं। ठीक है जी। और फिर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्म्स में स्विच प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन सच एज ट्रक एंड कार विदाउट अ न्यू लाइसेंस। अगर आप ट्रक कर रहे हो, आप कार भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब नया लाइसेंस लेने की जरूरत तो नहीं है। इसी को तो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। To relax the hold of licensing capacity constraint on larger MRTP Act in 1985 to 86, the asset limit above which the firm was subject to MRTP regulations were raised from 20 crores to 100। पहले क्या था कि जिसके ऊपर MRTP एक्ट लगती थी वो कितने तक की कंपनी थी, 20 करोड़। कह दिया जाता था कि आप अगर ये 20 करोड़ तक का अगर आपका एसेट है या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे लिमिट करना पड़ेगा, या फिर आप टूटोगे, जो आपको ब्रेक कर देते थे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं तो मोनोपोली पार बन जाओगे। तो उसको भी रिलैक्स किया गया, कहा 20 कोई बात नहीं, 100 करोड़ से अगर ऊपर की हो तो मैं लगूंगी, नहीं तो इट्स ओके। ओके। देन मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी वो कन्वर्टेड इनटू मॉड वैट। पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, फिर उसको हटा के क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको आप नॉर्मल वैट से भी जानते हैं कि अगर वैल्यू एडिशन होगी तो तभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। फिर बच्चा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी कब हुआ था, 1992 में एक्चुअल में रिकग्निशन मिली थी उसको, बट यहाँ पे April 12 1988 में गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ओके कर दिया था। पर एक्ट कब की बनी थी, 1992 में। ठीक है जी। पर ये जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इससे पहले कर रहा है ना, है ना। इस वजह से इसका रेफरेंस यहाँ पे कि जो हमारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है, यस, स्टैट्यूटरी क्या होता है, जो कि पार्लियामेंट से पास हुई हुई है। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी मींस अभी ये एक्ट में तब्दील नहीं हुई है, बट हाँ इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और इसको पास दे दी गई है अभी। ठीक है जी। So the Open General License OGL list was steadily expanded. The number of capital goods item included in the OGL list expanded steadily, reaching 1329 in April 1990। तो बच्चे कह रहे हैं ओपन लाइसेंस मतलब जिसके लिए लाइसेंस किया गया है ना, अब अगर आपको इंपोर्ट वगैरह करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी इन सब चीजों के लिए लाइसेंस नहीं देना। तो वो कितना इंक्रीज कर दिया था, कितना एक्सपैंड कर दिया था, 1329, 1329 गुड्स के लिए अलाउ कर दिया गया था कि आपको लाइसेंस नहीं लेने की जरूरत है। गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। देन बच्चे सेवरल एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स अगेन एक्सपैंडेड, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए गए। ठीक है। एक्सचेंज रेट was set at a realistic level which helped expand exports, yes or no। डिवैल्यूएशन हुई थी, याद है, 18% तक की, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो उससे पहले थोड़े थोड़े ये करने शुरू कर दिए थे, फॉरेक्स इस लेवल पे कर दिया था ताकि एक्सपोर्ट जो है इनकरेज हो। ओके। हाँ वही कह रही हूँ कि उस टाइम पे 18% हुई थी, बट यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ना, एक्सचेंज रेट सेट किया, तो मतलब डिवैल्यूएशन ही हुई ना। देखो दोबारा से ये वर्ड से समझने की बात है। इन्होंने कहा एक्सचेंज रेट वाज सेट एट ए रियलिस्टिक लेवल। अगर एक्सपोर्ट को आपने प्रमोट करना है तो आपको अपनी वैल्यू को कम करना पड़ता है, डेप्रिसिएटिव से दी वैल्यू की सेट है। डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ डिमांड। ठीक है, बट जान भी करना दी वैल्यू कुछ हद तक दी वैल्यू ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट पे क्या बूस्ट है इसका। ठीक है। Then, based on effective exchange rate, the rupee was depreciated then by 30% from 85-86 to 89-90। Okay, कितना रुपी डेप्रिसिएट हुआ, 30%। देन द बजट फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ जो रट्टा मारनी पड़ेंगी आपको।
यही वाला है अभी तक तो, 30% वाला जो स्टैटिस्टिक लर्न करना ही पड़ेगा, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। The budget for 1986 introduced policies cutting taxes further, liberalization import and reducing tariffs. Yes or no? ये सारा तो हुआ ही हुआ। Then private sector investments were inhibited due to reasons such as convoluted licensing policy, public sector reservation and excessive government control. ठीक है। Then reservations of SSIs, excessive prices, मतलब ये सारी चीजें भी हटाई गई बच्चा। ठीक है। जो मोनोपोली बार हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो एक्सरसाइज करी थी उसको भी हटाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या हो रहा था, इट वॉज कैरिंग द डेड वेट ऑफ एक्सेसिव बर्डन्स। यस और नो? बहुत ज्यादा डेट में थी। तो उस टाइम पे ऐसा रियलाइज किया गया कि सिर्फ यही करना इज नॉट ओके, बट वी विल हैव टू अलाउ प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो, नॉट जस्ट डी लाइसेंसिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, एंड जी ग्लोबलाइजेशन, बट ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। एमआरटीपी की कंस्ट्रक्शन हमने ये भी बात करी कि कंडीशंस और कम करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन कंपटीशन को भी और ज्यादा कहा गया कि लेट्स डू इट, लेट लेट एफडीआईज आल्सो कम इन, क्योंकि अगर एफडीआईज आएंगी तो उससे क्या होगा, फॉरेक्स भी आएगा मेरी कंट्री में। अगर जापान वाले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो येन आएगा, यूएस वाले करे तो डॉलर्स आएंगे। ठीक है। सो अब आ जाओ यहाँ पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 किसके अंडर हुआ था, इंपॉर्टेंट, नरसिम्हा राव जी की अंडर हुआ था देख रेख में, और कौन साथ में बैठा था, मनमोहन सिंह जी। ओके। सो 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी। जब नरसिम्हा राव कौन थे, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शायद, यस, नरसिम्हा राव जी। और ऑब्वियसली फिर वो उन्हीं के अंडर रिफॉर्म्स आए गए लोग। द कॉजेज एट्रीब्यूटेड टू इमीडिएट चेंज फॉर ड्रास्टिक चेंज, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे आपकी जो प्लस 2 की किताब थी, जो मुझे ध्यान है हमारे नोट्स में ऐसा है लेस देन 3 वीक्स, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा आई थिंक 14 दिन बुक्स में। 2 वीक्स में पता नहीं, मैंने जो उनसी किताब में मैं पढ़ा रही हूँ लेस देन 3 वीक्स लिखा हुआ है, तो वो गड़बड़ी है। हाँ, तो 14 दिन, दो अगर 2 हफ्ते बोला है तो लेस देन, ये देखो 2 वीक्स तक का भी फॉरेक्स नहीं था हमारे पास। तो एक तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कुछ क्या कर रही थी, खर्चा बहुत ज्यादा कर रही थी, रेवेन्यू कुछ खास था नहीं हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट लोगों को तुम काम करने नहीं दे रहे, टैक्स कुछ बनना नहीं है, इम्पोर्ट से भी हमें टैक्स कम कर दिए। हाँ, ये नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था कहीं से, सब्सिडीज भी दे रही थी वो। तो इस वजह से फिजिकल डेफिसिट की वजह से सोचा गया कि लेट्स प्राइवेटाइज। ठीक है, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट की गई। दो तरीके की थी बच्चे प्राइवेटाइजेशन, या तो पूरा का पूरा अपना कंट्रोल उन्होंने मार्केट में बेच दिया, क्या बोला, आ जाओ पार्टनरशिप में आधा आधा बांट लेते हैं। क्लियर। देन बच्चे persistent huge deficits swelling the public debt, a large proportion of the government revenues had to be earmarked for interest payment। और एक और प्रॉब्लम भी थी, क्यों, डेफिसिट्स थे, जिसको आप कैसे करोगे, लोन लेके पूरा करते थे, कैपिटल रिसीट्स, हाँ या नहीं, या तो डिस इन्वेस्टमेंट होती है या फिर बोरोइंग होती है। डिस इन्वेस्टमेंट तो हम प्राइवेट सेक्टर पे कर ही रहे थे, उसके अलावा भी अब जो पुराना इंटरेस्ट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी तो खर्चा था ना गवर्नमेंट का। तो वो कह रहे हैं अब उसके लिए भी प्रॉब्लम थी, पैसा देना पड़ा था। और एक और प्रॉब्लम भी क्या होगी थी मुझे, जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी ना, उन्होंने, याद करो, ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारे को कहा था कि हमने बाहर वाली किसी भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट्स जो है करनी नहीं है। ऑयल को इन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, और कौन सी एक दो और मैं भूल गई। कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, नहीं, ईरान है, और एक और भी है यार, ये अपनी बड़ी, मेरे को भी ध्यान में आ रही थी, भूल गई मैं। 4 5 ये इकट्ठे होती है, ये जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है, ओएनजीसी भी बोलते हैं इनको। तो इन्होंने क्या कर दिया था, एक्सपोर्ट कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो जिस वजह से हमारे पास जितना ऑयल था, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, जब स्कार्सिटी होती है तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो सर्ज इन ऑयल प्राइसेस आया था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हमारी कंट्री में ऑब्वियसली ज्यादा बुरी तरीके से हिट हुआ। So the surge in oil prices triggered the Gulf War in 1990 and the consequent severe strain on the BOP। फिर से BOP सिचुएशन हमारी हड़बड़ा गई, क्योंकि हमारे को और महंगे दामों पे अगर इंपोर्ट करना पड़ा था, और महंगे दामों पे इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास कितने थे, ओनली $1.2 बिलियन, विच वॉज बेयरली सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट। कितने टाइम, सिर्फ 14 दिन तक का ही इम्पोर्ट बैलेंस था, जिसको हम कह रहे थे ना हमारे पास एक्सपोर्ट, वो रिजर्व क्राइसिस हो गए थे। उसकी बात करें, एक्सचेंज रेट क्राइसिस।
देन टाइटनिंग ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू मास्टर फॉरेक्स पे एसेंशियल इंपोर्ट रिजल्टेड इन रिडक्शन द इंडस्ट्रियल आउटपुट। फिर बच्चे कह रहे हैं जो हमारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हमने और ज्यादा सख्त कर दिए थे जब पहले, सो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम, जो कि अब ऐसी चीजें हैं जिसको हम भी नहीं खुद बना पा रहे थे, हमें आता ही नहीं था, तो उससे इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम होगा ना, प्रोडक्टिविटी कम होगी, हाँ या नहीं, वो हो रहा था। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ, ये अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला था 1.2 बिलियन वाला, जो कि 2 साल तक का ही था, ठीक है, और 2 हफ्ते का ही था, और आईएमएफ से हमारे को बहुत ज्यादा पैसे जो है वो बोरो करने पड़ रहे थे, क्योंकि हम कंगाल हुए पड़े थे। इसकी वजह से बच्चे गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, दैट वाज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। पैसा था नहीं, आईएमएफ से भी लोन ले लिया, फर्दर लोन लेंगे अगर इंटरेस्ट भी पे करने के लिए, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहनी थी और गिर जाते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और इस वजह से 1991 में सोशलिस्ट मॉडल को खत्म करके हमने क्या किया, रादर इसको और लिबरलाइज किया। एलपीजी पॉलिसीज हमारे पास आई, तो आपको याद होगा हम लास्ट चैप्टर पढ़ते थे आईआईटी में, जिसमें हम कहते थे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे इकट्ठे अपनी पॉलिसीज जो है वो लगाई, और उसमें इकट्ठे इकट्ठे सब कुछ सब एक जैसा सही हुआ, बस चाइना नंबर 1 पे चल रहा था, इंडिया नंबर 2 पे है, और पाकिस्तान नंबर 3 पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो collapse of the Soviet Union and spectacular success of China based on outward orientation policies, हमने उनकी जो है धीरे धीरे उनके जैसा काम करना शुरू किया, 1991 में हमने सेम चीज अडॉप्ट करी, ठीक है। सो एलपीजी पॉलिसीज के 2 ऑब्जेक्टिव थे, रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल्ड वन टू मार्केट फ्रेंडली और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब हम क्या चाहते थे कि सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल, पहले गवर्नमेंट यूज्ड टू डिसाइड व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी, यस और नो, सो इट वाज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। दो हमने नाम क्या रखा था, मिक्स्ड, बट मिक्स्ड वाले कोई कैरेक्टरिस्टिक खास नहीं थे, बट एलपीजी के बाद ये बोला गया कस्टमर को किंग बना दिया जाए, जो मार्केट मांग रही है, डिमांड एंड सप्लाई को बेटर रोल प्ले करने दो, ठीक है। नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट, और दूसरी चीज हमारा मकसद क्या था कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, और हमारे को क्या स्टेबलाइज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लानी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, सॉरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह रही हूँ, इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, फॉरेक्स की सिचुएशंस, एंड देन हमारा एक्सचेंज रेट, इन सबको हमारे को क्या करना है, एक बेटर पोजिशन में लेके आना, ठीक है। देन बच्चा पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी पॉलिसीज को 2 चीजों में हम ऐसे चैप्टर शुरू करते थे, एक हमारे पास स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते थे, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। स्टेबलाइजेशन को शॉर्ट टर्म बोलते थे और स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। सो स्टेबलाइजेशन इन्फ्लेशन और बीओपी को करता था, और स्ट्रक्चरल क्या करता है, हमारे तीनों प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को किस फेज मैनर में हमने लेके जाना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल रिफॉर्म्स, अरे एक सेकेंड, फिजिकल मॉनेटरी, एक सेकेंड, हाँ एनईपी दोबारा से आ गया, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को, लेकिन नहीं आ रहा, परेशान ना हो, 10-15 मिनट और पढ़ा देती हूँ, जितना हुआ कवर उतना ठीक है, अब 15 मिनट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेरे को पता है ये चैप्टर ऐसा ही है, बट अब इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं मैं, अब फटाफट वाला, आप समझ रहे हो, नहीं यार कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, सबके सबके सही में बात, जाओ।